हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मीन्स 2015 जीएस पेपर 1 से क्वेश्चन ले रहा हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हाँ, बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको किसी भी प्रश्न को लिखने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। ये 2015 का जीएस फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवासन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। हमको पिछले 4 दशकों में भारत के बाहर जो श्रमिकों का प्रवासन हुआ और भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवासन, उसके बारे में हमको लिखना है। हम पहले संक्षिप्त में भूमिका को लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन प्रवासी को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार या अपने निवास स्थान से दूर किसी राज्य के भीतर जा रहा है या चला गया है। ऐसे कई कारक हैं जो लोगों को प्रवास के लिए प्रेरित करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है रोजगार। रोजगार के लिए प्रवासन या तो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में होता है या अपने क्षेत्र में रोजगार पाने में असमर्थता के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार विदेशों में 30 मिलियन से अधिक भारतीय हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2011 में भारत में 45.6 करोड़ प्रवासी थे। जनसंख्या का 38% और कुल प्रवास का 99% आंतरिक यानी भारत के भीतर ही था। अब हम मुख्य भाग पर सीधे चलते हैं। भारत के भीतर प्रवासन की प्रवृत्ति के बारे में हम भारत के अंदर पहले देखें। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवास। देश के पूर्वी भाग यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उत्तर पूर्वी राज्यों आदि से पश्चिमी भाग जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब या हरियाणा आदि शामिल हैं की ओर प्रवास पिछले 4 दशकों से लगभग एक नियमित घटना है। दूसरा पॉइंट है उत्तर से दक्षिण प्रवास। अब श्रमिकों का प्रवास दक्षिण भारत की ओर हो गया क्योंकि केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में श्रमिकों की कमी है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि जैसे उत्तरी राज्यों के लोगों द्वारा पूरी की जाती है। दक्षिण भारत में मजदूरी अधिक है जो श्रमिक वर्ग के लिए आकर्षक है। तीसरा पॉइंट है महिलाओं की प्रवासन दर में 47.9% की उच्च हिस्सेदारी दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 48% और शहरी क्षेत्रों में 47.8% दर्ज की गई। अब हम भारत से बाहर प्रवासन की प्रवृत्ति देखेंगे। खाड़ी में अर्ध कुशल श्रमिक। खाड़ी क्षेत्र भारत से प्रवासियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को आकर्षित करता है, विशेष रूप से अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को। दूसरा पॉइंट है पश्चिम में अस्थायी प्रवास। जीवन की बेहतर गुणवत्ता और विदेशों में भारतीयों के लिए उपलब्ध अधिक अवसरों को देखते हुए भारत से अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जैसे विकसित देशों में अस्थायी आधार पर प्रवासन बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट है अकुशल अर्ध कुशल श्रमिक।
हाल ही में मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि अगर हम इसको विस्तार से समझाएंगे तो प्रश्न लंबा हो जाएगा। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रवासन पर वैश्वीकृत विश्व का एक मुख्य पहलू है। भारत के अंदर और बाहर प्रवासन की वर्तमान प्रवृत्ति जनसांख्यिकी और रोजगार कारकों के कारण है। ये परिवर्तन के अधीन है और इसलिए प्रवास के रुझान भी समय और स्थितियों के साथ बदल जाएंगे। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। अब हम भारत में जो वैश्वीकरण पर महिलाओं की नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के बारे में देखेंगे। हम संक्षिप्त में पहले भूमिका को लिखेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों की बढ़ती परस्पर निर्भरता और एकीकरण। यह वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सीमा पार व्यापार और निवेश और लोगों के प्रवाह द्वारा लाया जाता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। वैश्वीकरण ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है और भारत में महिलाएं भी इसका अपवाद नहीं हैं। वैश्वीकरण द्वारा निर्मित नई परिस्थितियां भारत में महिलाओं के जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करती हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, वैश्वीकरण का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में हम देखते हैं। मूल्य प्रणालियों में परिवर्तन। उदारवादी मूल्यों ने भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता को कम किया है। यह धारणा बदल गई है कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रहना चाहिए। आज महिलाएं अधिक स्वतंत्र हैं और पारिवारिक व सामाजिक निर्णय लेने में भाग लेती हैं। दूसरा पॉइंट है परिवार विवाह जात में बदलती भूमिका। वैश्वीकरण ने भारत में पितृसत्ता की संस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। जैसे जैसे महिलाएं रोजगार अपनाती हैं और सामाजिक गतिशीलता हासिल करती हैं, वह अपने अधिकारों के लिए भी खड़ी होने लगी हैं। एकल परिवार अधिक सामान्य हो गए हैं और एक ही जाति में विवाह करना कम महत्वपूर्ण हो गया है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा और कौशल तक पहुंच में वृद्धि। भारत में विभिन्न गैर सरकारी संगठन सामने आए हैं जो महिलाओं को साक्षरता और व्यावसायिक कौशल प्रदान करते हैं। ये महिलाओं को अपना जीवन बेहतर बनाने में सक्षम बनाते हैं। चौथा पॉइंट है राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी महिलाओं के लिए अपने मुद्दों को उठाना और उन्हें अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से हल करना संभव बनाती है। अब हम महिलाओं पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में देखेंगे। नंबर 1 है दोहरा बोझ। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कामकाजी महिला के रूप में अपनी नई भूमिका के साथ घर में महिलाओं की पारंपरिक भूमिका को संतुलित करना कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा पॉइंट है लैंगिक वेतन असमानता। यद्यपि वैश्वीकरण ने अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसने समाज में व्याप्त असमानता को संबोधित नहीं किया है। यह वेतन असमानता में प्रकट होता है, यानी समान स्थिति और काम के प्रकार के बावजूद महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम कमाती हैं। तीसरा पॉइंट है परंपराओं से दूरी। देश में पारंपरिक पारिवारिक मूल्य लुप्त हो रहे हैं। महिलाएं अब परंपराओं की वाहक नहीं रही। कामकाजी महिलाओं के बदलते नज़रिए ने पारंपरिक मूल्यों को अप्रचलित कर दिया है। चौथा पॉइंट है महिलाओं का वस्तुकरण। वैश्वीकरण के कारण महिलाओं के बारे में पश्चिमी विचार लोगों के दिमाग में घर कर गए हैं, जबकि भारत में रहने का मूल तरीका बिल्कुल अलग है। इस टकराव से महिलाओं का वस्तुकरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि होती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वैश्वीकरण ने
भारतीय महिलाओं को दोनों तरफ से प्रभावित किया है, लेकिन महिलाओं के लिए स्थिति में सुधार की अधिक गुंजाइश है, क्योंकि वैश्वीकरण नए अवसर प्रदान करता रहता है और भारतीय महिलाओं में अनंत क्षमताएं विद्यमान है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस मुद्दे पर बहस कीजिए कि क्या और कैसे दलित पहचान के दावे के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में काम करते हैं। इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद उत्तर को देने का प्रयास करें। हम पहले संक्षिप्त में भूमिका को लिखेंगे। दलित शब्द का अर्थ है उत्पीड़ित। इसे पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में शूद्र और अछूत जात के लोगों का वर्णन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लोकप्रिय शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दलित शब्द एक राजनीतिक पहचान बन गया है। दलित आज दलित शब्द का उपयोग करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह शब्द टूटने से कहीं अधिक है और वास्तव में यह संघर्ष और दावे से पैदा हुई एक पहचान है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। हाल के दिनों में विभिन्न दलित संगठनों और नेताओं का उदय हुआ। इन समूहों द्वारा दलित पहचान का दावा आर्थिक और राजनीतिक लाभ को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। नंबर 1 है राजनीतिक जागरूकता। विभिन्न दलित पहचान आंदोलनों ने दलित चेतना को जन्म दिया है, जिससे विविध दलित समुदायों के बीच राजनीतिक जागरूकता और सामूहिक पहचान की धारणा पैदा हुई है। वह एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं, इसलिए राजनीतिक दल उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, या दलितों ने स्वयं राजनीतिक दल और पार्टियों के भीतर दलित विंग की स्थापना की है। दूसरा पॉइंट है आरक्षण के। आरक्षण ही एकमात्र कारण है जिसके लिए जात की पहचान सरकार द्वारा दर्ज और बनाए रखी जाती हैं। इन जातिगत पहचानों को बनाए रखने से कुछ हद तक जात के विनाश को रोका जा सकता है। तीसरा पॉइंट है पहचान का पुनर्निर्माण। कुछ लोगों के लिए दलित कोई जातिगत पहचान नहीं है, यह एक सर्वव्यापी शब्द है जो समाज के व्यापक रूप से वंचित और उत्पीड़ित वर्गों की आकांक्षाओं को वहन करता है। जैसे केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। अगला पॉइंट है पहचान का दुरुपयोग। आज पहचान इतनी गहराई तक व्याप्त हो गई है कि भेदभाव न होने पर भी पहचान उजागर हो जाती है। किसी दलित के साथ होने वाली कुछ सामान्य घटनाओं को जानबूझकर जात का स्वरूप दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए मीडिया किसी दुर्घटना को कार दुर्घटना में एक दलित युवक की मौत के रूप में रिपोर्ट करता है। पांचवा पॉइंट सामाजिक आर्थिक स्थितियां कमोबेश वैसी ही बनी हुई हैं। इस अभाव को दलित पहचान के परिणाम के रूप में दिखाया जाता है और नेताओं द्वारा उस पहचान के आधार पर लोगों को संगठित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि दलित पहचान के दावे ने जात की उन्मूलन की दिशा में कम और समूह की राजनीतिक दावेदारी की दिशा में अधिक कार्य किया है। जात के विनाश को प्राप्त करने के लिए जात की पहचान को समय के साथ कमज़ोर किया जाना चाहिए, न कि मजबूत किया जाना चाहिए। पहचान से लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक आंदोलनों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और इस शब्द के किसी भी अनावश्यक उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए ताकि इससे सामाजिक विभाजन न हो, जिससे सामाजिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। वह प्रादेशिक जलवायु, समुद्री जीवन तथा नौचालन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। अब हम पहले भूमिका पर चलेंगे। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर महासागरों के अंदर जल की विशाल और निरंतर गति होती हैं। ये धाराएं हवा, तापमान और लवणता भिन्नताओं
सहित विभिन्न कारकों से संचालित होती हैं और क्षेत्रीय जलवायु, मत्स्यन और नौवहन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारण। अब हम मुख्य भाग लेते हैं। यहाँ उत्तर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब हम महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक। नंबर 1 है सतही जल हवाओं द्वारा संचालित होता है, जिससे सतही धाराएं उत्पन्न होती हैं जो विशिष्ट दिशाओं में बहती हैं। दूसरा पॉइंट है इन हवाओं की तीव्रता और दिशा समुद्री धाराओं की गति और दिशा को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है समुद्री जल की घनत्व और लवणता में अंतर समुद्री धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक है। चौथा पॉइंट है सघन जल डूब जाता है और अंतर्धाराओं के रूप में आगे बढ़ता है, जबकि हल्का जल सतही धाराओं के रूप में सघन जल की ओर बढ़ता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है जो जल की गति की दिशा को प्रभावित करता है। अब हम महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 भूमंडलीय पौने। समुद्री धाराओं का प्राथमिक कारण सतही जल के विस्थापन एवं हवा की तीव्रता और दिशा से प्रभावित होकर विशिष्ट प्रवाह दिशाएं उत्पन्न करना है। दूसरा पॉइंट है घनत्व और लवणता में भिन्नता। घनत्व और लवणता में अंतर जल की गति में भिन्नता पैदा करता है। सघन जल डूब जाता है जिससे अंतर्धाराएं बन जाती हैं, जबकि हल्का जल सतही धाराओं के रूप में सघन जल की ओर बढ़ता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है जो जल की गति को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध की धाराएं दाईं ओर विक्षेपित होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, जिससे वृत्ताकार धारा प्रतिरूप बनता है। अगला पॉइंट है तटरेखा का आकार। खाड़ियों और मुहाने जैसी तटीय विशेषताएं धाराओं को प्रभावित करती हैं, उनकी गति और दिशा को प्रभावित करती हैं और आवर्ती और भंवरों के निर्माण का कारण बनती है। अगला पॉइंट है घर्षण बल। घर्षण जल की गति को धीमा कर देता है, जिससे आसन्न तरल परतों के अलग अलग वेग से चलने पर धाराएं उत्पन्न होती हैं। जल की परतों के बीच घर्षण बल भी समुद्री धाराओं के निर्माण में योगदान देता है। अब हम क्षेत्रीय जलवायु, मत्स्यन और नौवहन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे। नंबर 1 है क्षेत्रीय जलवायु पर प्रभाव। महासागरीय धाराएं क्षेत्रीय जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ा सकती हैं, जबकि ठंडी धाराएं आसपास के क्षेत्रों के तापमान को कम कर सकती हैं। वही वर्षा के वितरण को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वर्षा के प्रतिरूप में भिन्नता आ सकती है और तटीय कोहरे और बादल आवरण के निर्माण पर असर पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है मत्स्यन पर प्रभाव। समुद्री धाराएं मछली के प्रवासन प्रतिरूप और पोषक तत्वों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। अपवेलिंग जोन, जहां ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर जल सतह पर आता है, पादप प्लवक के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है, समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करता है और मछलियों को आकर्षित करता है। मछुआरे प्रायः मछली उत्पादक मैदानों को लक्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट है नौवहन। समुद्री धाराओं का ज्ञान नौवहन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर नौवाहक और नाविकों के लिए। धाराएं जहाज मार्गों, यात्रा समय और ईंधन की खपत को प्रभावित कर सकती हैं। समुद्री धाराओं की दिशा और सामर्थ्य को समझने से नौवहन को अनुकूलित करने में मदद मिलती है, जिससे जहाज़ों को तेल और अधिक कुशल नौवहन के लिए अनुकूल धाराओं का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं।
महासागरीय धाराएं पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही मत्स्यन और नौवहन जैसी मानवीय गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन भी प्रदान करती हैं। तटीय समुदायों और वैश्विक पर्यावरण पर उनके प्रभावों का अनुमान लगाने और प्रबंधन के लिए इन धाराओं को चलाने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के 3 बड़े नगर हैं, परंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य 2 नगरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। इसका क्या कारण है? हम भूमिका पर चलते हैं। दिल्ली को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक में लगातार स्थान दिया गया है। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में इसे दुनिया के चौथे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक कारक द्वारा आंतरिक या बाहरी वातावरण का संदूषण है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता भारत के 3 सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं और तीनों को महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या अन्य 2 शहरों की तुलना में अधिक गंभीर है। अब हम महत्वपूर्ण कारक पर चलते हैं। नंबर 1 है भौगोलिक स्थिति। दिल्ली चारों ओर से भूमि से घिरे क्षेत्र में स्थित है, जहां आसपास कोई जल निकाय नहीं है, जबकि मुंबई और कोलकाता तटीय शहर हैं। दिल्ली की यह भौगोलिक स्थिति प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक उत्सर्जक की अनुपस्थिति के कारण प्रदूषण के प्रभाव को बढ़ा देती है। दूसरा पॉइंट है वाहन यातायात। मुंबई और कोलकाता की तुलना में दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या अधिक है। पुराने सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे के साथ उच्च यातायात घनत्व के कारण भारी यातायात भीड़ होती है, जिससे अधिक उत्सर्जन होता है। तीसरा पॉइंट है औद्योगिकीकरण। दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योगों और कारखानों की संख्या अधिक है, जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, जिससे हवा में प्रदूषक उत्सर्जित होता है। मुंबई और कोलकाता में औद्योगिक क्षेत्र शहर के बाहर स्थित हैं, जिससे शहर की हवा पर प्रदूषण का प्रभाव कम हो जाता है। अगला पॉइंट है कृषि अवशेष जलाना। दिल्ली के आसपास के राज्यों में कृषि अवशेष जलाने की प्रथा शहर के वायु प्रदूषण में एक और प्रमुख योगदान करता है, जैसे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को वायु प्रदूषण की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली की समस्या इसकी भौगोलिक स्थिति, मौसम प्रतिरूप और शहरीकरण के हम निष्कर्ष पर चलते हैं। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को वायु प्रदूषण की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली की समस्या इसके भौगोलिक स्थिति, मौसम प्रतिरूप और शहरीकरण के रुझान सहित कई कारकों के कारण अधिक गंभीर है। दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जो वायु गुणवत्ता में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों समाधानों पर विचार करें। थैंक यू।